चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। क्लियर? तो चलिए इसके पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर पढ़े थे। उससे आगे का टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं, और अगर पीछे कुछ दिक्कत हुआ तो हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि बाय एनी सोर्स, यूजिंग एनी सोर्स आप हमसे पूछ सकते हैं, बाय फोन कॉल और व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स। तो किसी भी तरीके से जिसमें आपको सहूलियत हो तो उस तरीके का यूज करके आप आराम से इस चीज को पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं ना। देखिए इसके बाद के चीज को हम लोग लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इसे हम लोग कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। कि जैसे आप मान लो कि ये एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है L और चार्ज कितना है Q। तो ये कहता है कि इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, कि अगर आपका चार्ज किसी लेंथ पे कोई रॉड हो तो उस लेंथ में अगर फैला हुआ है, देन चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज सरफेस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर यहां पर हम बात करें तो L लेंथ है, चार्ज कितना है Q है। अगर L लेंथ है तो चार्ज Q है। तो 1 अगर लेंथ हो कि L लेंथ है तो चार्ज कितना आपका Q है, तो 1 लेंथ होगा तो ये आपको Q/L हो जाएगा। तो इससे हमें मिल जाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L। अगर हम यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो यूनिट हम लोग कैसे लिखते हैं? फार्मूला से लिखते हैं। देखें ऊपर पर Q है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये यूनिट बन गया कूलम्ब पर मीटर। अगर डायमेंशन का बात करें तो देखिए मीटर आपका नीचे है, तो मीटर की जगह पर L होगा, ऊपर जाएगा -1 and 80, तो L इनवर्स T। तो ये आपका होगा यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर? उसी तरीके से तो ये लेंथ की बात थी। अगर आपका चार्ज एरिया में फैला हुआ हो, अगर चार्ज एरिया में फैला हुआ, जैसे आप यहां पर देखें ये एक सरफेस दिया हुआ है जिसका एरिया A है और चार्ज क्या है Q। तो अगेन कहता है कि इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया, देन चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कि यदि आवेश एक समान रूप से क्षेत्रफल में फैला हुआ हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में फैले आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से कि अगर एरिया A है तो चार्ज Q है, अगर एरिया 1 हो जाए तो चार्ज Q/A हो जाएगा, और सिग्मा बराबर हो जाता है Q/A। क्लियर? बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये यूनिट है, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट बन गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अगर डायमेंशन आप लिखें तो इस मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा L2, और इसे जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाती है, तो L-2T है। तो ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। इसी तरीके से हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा, हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा। नेक्स्ट आपका क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें कहता है कि अगर आपका चार्ज वॉल्यूम पे फैला हुआ, जैसे स्फीयर, अगर आप स्फीयर पे चार्ज को दें तो क्या होगा? वो पूरा वॉल्यूम पे फैल जाता है। तो वही कहता है इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, देन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज सरफेस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कि यदि आवेश एक समान रूप से आयतन में फैला हुआ हो तो प्रति एकांक आयतन में फैले आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, तो जैसे आप देखें थोड़ा सा हम ऊपर रब कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। और अगर उस तरीके से हम लोग लिखें तो जैसे आप देखो यहाँ पर ये कोई स्फीयर दिया हुआ है, तो ये आपका एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम V है और चार्ज कितना है Q।
तो ये यहाँ पर रो बराबर क्या हो जाएगा आपको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज क्यू बाय वी। क्लियर। ना अगर इसका यूनिट आप लिखें तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसी तरीके से आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें L3 है, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, L-3, तो ये हो जाएगा L-3, इट इज T, इट इज T। तो ये आपके बहुत छोटे और सिंपल टॉपिक्स थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब प्रति एकम। अगर लंबाई का बात करें तो प्रति एकांक लंबाई में फैले आवेश को रैखिक आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल में फैले आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व, और प्रति एकांक आयतन में फैले आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ओके, इसे राइट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिनिश्ड, रब कर दें। ना देखिए, इससे आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब हुआ कि जब कहीं पर भी, ऐसे भी आप देखे होंगे कि कहीं पर अगर चार्ज है या कहीं पर अगर करंट फ्लो कर रही है तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक रीजन बनाता है जहां तक उसका इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है। इवन अगर आप देखें तो कहीं पर भी अगर नेक्ड वायर अगर गुजर रही है और उसके पास अगर उंगली को आप ले जाएं, टच ना करें, तो टच करने के पहले आभास हो जाता है कि समथिंग इज देयर, मतलब वहां पर कुछ है। तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और इसे चलिए इसे डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये कहता है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैट का बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्ज का बात कर रहे हैं कि द स्पेस, तो ये आपका होगा कि द स्पेस सराउंडिंग a charge up to which its electrical effect is experienced. Electrical effect is experienced is called electric field. It's called electric field. Clear? तो कहता है किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे
विद्युत उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और गौर से अगर इस बात को आप सोचें कि ये कह क्या रहा है, तो ये सिर्फ आपको एक ही चीज कह रहा है कि जैसे अगर यहाँ पर ये चार्ज है तो चलिए इसके अराउंड में एक रीजन बन जाता है जहां तक हम इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का अनुभव करते हैं, जहां तक इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का अनुभव करते हैं। तो इस डिफिनेशन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिटेटिव अप्रोच प्राप्त होता है। क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब कि गुण संबंधी बात करता है कि जिस तरीके से अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी वस्तु रेस्ट की अवस्था या मोशन की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए, लेकिन कितना फोर्स लगाया जाए इसके बारे में नहीं बताता। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको ये नहीं बताता कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको क्वालिटी की बात करता है, गुण की बात करता है, और क्वांटिटी की बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे इसी डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय तीव्रता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है कि यह आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है कि उसके पास कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट लाइन हम यही डाल रहे हैं हमको कि इट डिफाइंस स्ट्रेंथ ऑफ, it defines strength of electric field, strength of electric field at any point, यह किसी बिंदु पर, या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के सामर्थ्य को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो क्वांटिटी देगा, मैग्नीट्यूड देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो ये कहता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called electric field intensity, is called electric field intensity। मतलब एकांक धन आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। या एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आपका चार्ज Q है, तो अगर चार्ज Q है तो फोर्स कितना है, F है। तो अगर 1 हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाता है, इट इज इक्वल टू F/Q। तो इसी से हमको मिल जाता है कि E इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/Q इज इक्वल टू F/Q। क्लियर? ना अगर आप देखें यहां से, अगर ये भी हमें बोला जाए कि अगर इस चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड A में रखते हैं तो फोर्स कितना लगेगा, तो ये आपको F बराबर फोर्स हो जाता है Q इंटू E। क्लियर? बात समझ गए? तो E बराबर फर्स्ट फार्मूला आपको क्या मिल रहा है, F/Q। E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। क्लियर? ना अगर बात करें आप, तो ये कौन सी क्वांटिटी बनेगी, तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका सदिश राशि है,
क्लियर। ना देखें इसका यूनिट, तो यूनिट का मतलब होता है, हम पहले भी बात किए थे एसआई यूनिट, और कैसे लिखते हैं, फार्मूला से लिखते हैं। तो फार्मूला देखें, ऊपर पर फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये आपको क्या बन जाता है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो चलिए यहां तक राइट करें, अगेन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके फिनिश। तो चलिए रब करते हैं। ना देखें तो न्यूटन पर कूलम। चलिए हम इसका एक और यूनिट बनाते हैं। जैसे आप देखो, अभी आपने लिखा है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो चलिए हम इसको ऊपर भी मीटर से गुणा कर देते हैं और नीचे भी मीटर से गुणा कर देते हैं, तो मीटर कूलम। और न्यूटन को जब आप मीटर से गुणा करते हो तो क्या बन जाता है, जूल बन जाता है, क्योंकि न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और वर्क का यूनिट जूल होता है। तो ये आपको बन जाएगा जूल कूलम पर मीटर। और जूल पर कूलम को, जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो ये आपका बन जाएगा वोल्ट पर मीटर, और इसे हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर। मतलब ये यहाँ पर जूल पर कूलम, जूल पर कूलम क्या होता है, तो ये आपका वोल्ट होता है। तो इस तरीके से हम इसके यूनिट, एक यूनिट आपको मिला न्यूटन पर कूलम और दूसरा यूनिट आपको क्या मिल गया, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ना देखें आप डायमेंशन के बारे में सोचें कि इसका डायमेंशन क्या होगा। अगेन चलिए हम लोग फार्मूला से ही लिखते हैं डायमेंशन। तो फार्मूला से अगर लिखते हैं तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ना देखो ऊपर पर क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2, ml/t-2। नीचे क्या था आपका चार्ज, चार्ज का 80। सॉल्व कर दें, यहां पर देखें m, l तो एक ही है, तो ये हो गया l, ये t ऊपर जाएगा तो -2 -1 -3 a-1। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब हुआ कि इसकी दिशा बल की दिशा में, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पार्ट। ओके चलिए इसको भी आप राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए राइट करें। चलिए ओके, तो कंप्लीट रब करते हैं। ओके लास्टली हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता ओके ना। चले यहां पर आप देखें कि जैसे हम यहां पर एक चार्ज लेते हैं तो ये चार्ज कितना है आपका Q, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कैलकुलेट करना है ना। चलिए यहां पर इस P पॉइंट पर हम लोग मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसके द्वारा हम टेस्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए सारी चीज को पहले आप मान लीजिए कि लेट Q क्या हो जाएगा, ए पॉइंट चार्ज का मतलब होगा बिंदु आवेश। Q नॉट क्या है आपका टेस्ट चार्ज, क्या कहेंगे इसे टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब परीक्षण। क्लियर? तो हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अगर इस पॉइंट को 0 नाम और नाम दे दें तो ये आपका होगा डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, मतलब O और P के बीच की दूरी, और P के बीच की दूरी। क्लियर? तो ये तीन चीज हम लोग मान लिए। एक चार्ज आपका Q है जिसके लिए हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक Q नॉट टेस्ट चार्ज ले लिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r ना। दोनों के बीच फोर्स तो लगेगा, जैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स कितना लगेगा, तो दिस इज फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट कितना होगा, तो ये हो गया Q और Q नॉट के बीच बल। तो ये F बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि Q1 इंटू Q2 मतलब Q इंटू Q नॉट बाय कितना हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म अगर आप देखें तो नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा कि therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे F बाय Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F बाय Q नॉट। चलिए यहाँ पर हो गया K Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर, बाय क्या होगा Q नॉट, ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपको बच जाएगा K Q बाय R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है और इसका फार्मूला क्या होता है K Q बाय R स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा K Q बाय R स्क्वायर। चलिए बाकी जहां पर आपको जरूरत पड़ेगा वहां आप K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। तो E का दूसरा फार्मूला आपको हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। क्लियर? कि जैसे अगर अभी हमें बोला जाए कि जैसे 10 माइक्रोकूलम, ये यहां पर एक चार्ज है आपको Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। क्लियर? और यहां से ये अगर आप ले लो कि 10 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बहुत सिंपल। तो E बराबर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे K Q बाय R स्क्वायर। क्लियर? अगर आप देखें तो K का वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय R स्क्वायर, तो 10 इंटू 10। चलिए अगर आप देखें तो ये बहुत सारे पावर का कैलकुलेशन पहले अलग से कर लीजिए। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 6 - 2 8 और ये 10 मतलब 2 बच रहा है।
तो इसका मतलब आपको बच रहा है 9 इंटू 10⁻², और ये क्या निकल जाएगा 18 न्यूटन पर कूलम। मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, प्लीज फिर इसको राइट करें आप। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। क्लियर ना? देखिए चलिए इसको रख करते हैं और इसे हम लोग कर देते हैं नंबर ऑफ चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज। कि बहुत से आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता। क्लियर? या इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के अध्यारोहण का सिद्धांत। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के अध्यारोहण का सिद्धांत। चलिए इसके पहले भी हम लोग फोर्स का अध्यारोहण का सिद्धांत पढ़े थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, हमने सारे फोर्स को निकाल लिया था, वेक्टर सम कर दिया था। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या करेंगे, हर एक चार्ज के लिए, हर एक पॉइंट चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे, उसका वेक्टर सम कर देंगे। ओके, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जैसे आप देखें यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक प्लेन बनाए, ये सेंटर हुआ और चलिए इस सेंटर से ये यहाँ पर एक पॉइंट P है। चलिए ये कितने r0 पोजीशन वेक्टर पर है और इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत से चार्ज है। पहला चार्ज है Q1 पोजीशन वेक्टर r1, इसी तरीके से ये आपका है Q2 पोजीशन वेक्टर r2, Qn पोजीशन वेक्टर rn। तो इसका मतलब हुआ कि जब आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका मतलब है कि ये चार्ज भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये चार्ज भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा और ये चार्ज भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। कहने का मतलब हुआ किसी बिंदु के अक्रॉस जितने भी चार्ज हैं, सारे चार्ज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे और एक एक करके हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका वेक्टर सम कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। क्लियर? तो ये आपको कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू number of charges is equal to the vector sum of all electric field intensity due to each charges at that point, due to each charges at that point मतलब बहुत से आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेश के द्वारा
आरोपित विद्युतीय तीव्रता की के सदिश योग की विद्युतीय तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब हो जाता है कि ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E पहले चार्ज के कारण कितना हुआ, पहले चार्ज के कारण हुआ E1, दूसरे चार्ज के कारण हुआ E2, तीसरे चार्ज के कारण हुआ E3 और डॉट डॉट En, मतलब सारे आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम उसका वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर? उम्मीद इतना चीज को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अच्छी तरीके से देखें, समझें, पढ़ें, फिर नेक्स्ट में हम इस टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए चलिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और